हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अधिनियम का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सबसे पहले इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करेंगे। मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो 1972 में स्टॉकहोम में हमारे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। तब 1972 में स्टॉकहोम में हमारे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। उसके बाद से भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए किसको देश के जो वन्य जीव है उनको कानूनी सुरक्षा देने के लिए यह अधिनियम पारित किया था। आप इसे याद रखेंगे। बात करें अधिनियम की, तो ये अधिनियम क्या है, हमारे संविधान से भी जुड़ा हुआ है। तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन और वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण, जो हमारा 1976 में क्या 42 संविधान संशोधन 1976 में वन और वन्य पशुओं और जो हमारे पक्षी हैं उनका संरक्षण विषय को राज्य सूची से हटा के कहाँ डाल दिया गया, संवर्धित सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कब? 1976 में। अनुच्छेद हमारे 48 ए और 51 ए जी, इसके तहत आप इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 ए और अनुच्छेद ए 51 ए जी के तहत हमारे क्या समवर्त सूची में इसको डाल दिया गया। तो यहाँ से हमारे क्या इसके बैकग्राउंड आता है। 2022 में इसमें संशोधन किया गया था। तो 2022 में संशोधन के बाद नई अनुसूचियां जोड़ी गई थी। कितनी? 4। तो 2022 के संशोधन ने अधिनियम के तर्क को तर्कसंगत और साइट्स के अनुरूप बनाने के लिए पुरानी जो 6 अनुसूचियां थी इनको हटा करके केवल 4 अनुसूचियां शेष रखी है। तो पहले इसके अंतर्गत 6 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी 4 अनुसूचियां ही हैं। अब बात करेंगे इनमें 4 अनुसूचियां कौन कौन सी है। पहली अनुसूची आती है हमारी कौन सी? सर्वोच्च सुरक्षा मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। तो सुरक्षा का स्तर क्या है जिसके अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन मतलब सर्वोच्च सुरक्षा, जिसकी विशेषता और उदाहरण की बात करें तो इसमें हमारे वो प्रजातियां शामिल की जाती है। इसमें अनुसूची 1 में सर्वोच्च सुरक्षा वाली हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाली जो लेयर है, लेवल है, उसके अंदर हम उन प्रजातियों को शामिल करते हैं जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है। क्या विलुप्ति होने का सबसे ज्यादा खतरा है? और इनका शिकार करने पर सबसे कठोर सजा जुर्माना और जेल इनका प्रावधान है। यदि इनका शिकार करते हैं तो उनके क्या कठोर सजा होगी, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जैसे हमारा बाघ है, शेर है, गोडावन है, गंगा डॉल्फिन है, हिम तेंदुआ है। तो इनका यदि आप शिकार करते हो तो आपको कठोर सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसीलिए इनको अनुसूची 1 में मतलब सर्वोच्च सुरक्षा वाले लेवल में शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची आती है जिसमें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा वाले स्तर के है। जो दूसरी अनुसूची क्या है, अपेक्षाकृत कम सुरक्षा वाली लेयर है। मतलब लेसर प्रोटेक्शन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लेसर प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसमें वे प्रजातियां हैं मतलब जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता तो है, मतलब ऐसी प्रजातियां जिनको सुरक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन खतरे का स्तर अनुसूची 1 जितना नहीं है। खतरे का स्तर क्या है? अनुसूची 1 जितना नहीं है। उनको हमारे अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। और इनका शिकार भी क्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या इनका शिकार क्या है? पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन सजा तुलनात्मक रूप से कम है। शिकार को तो प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इनके यदि शिकार करते हो तो तुलनात्मक रूप से अनुसूची 1 से इसमें सजा थोड़ी-सी कम है। बात करें अनुसूची नंबर 3 की। अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है? संरक्षित पादप मतलब प्रोटेक्टेड प्लांट्स की श्रेणी हमारी कौन सी? अनुसूची 3। पहले हमारी जो 6 अनुसूचियाँ थी, तो 6 अनुसूचियों में अनुसूची 6 में शामिल था कौन-सा? संरक्षित पादप। इसमें वो पौधे शामिल हैं जिन्हें बिना अनुमति के तोड़ा, खड़ा या व्यापार नहीं किया जा सकता। तो हमारे इसमें क्या है? उन पादपों को शामिल किया गया है जिन्हें बिना अनुमति के तोड़ा, उखड़ा या व्यापार नहीं किया जा सकता। पहले ये अनुसूची 6 में शामिल था। कौन-सा? अनुसूची 3 संरक्षित पादप। जैसे हमारे कौन-कौन से पादप है? एक तो हमारे पिक्चर प्लांट है, कुथ, रेड वांडा, ब्लू वांडा। तो इस तरह के पादप है जिन्हें ना तो काटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। फिर बात करें अनुसूची नंबर 4 की, तो साइट्स प्रजातियां होती है इसके अंदर, जो न्यू एडिशन शामिल की गई साइट्स प्रजातियों की अनुसूची 4 के अंदर। फिर 2022 का सबसे बड़ा अहम बदलाव है साइट्स का। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय साइट समझौते को अपने घरेलू कानून में लागू करने के लिए, क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो साइट समझौता है उसको अपने घरेलू कानून में लागू करने के लिए ये एक नई अनुसूची जोड़ी है, अनुसूची नंबर 4। इसमें वे सभी वन्य जीव और वनस्पतियां शामिल है जिनका व्यापार साइट्स के तहत विनियमित किया जाता है। तो हमारे क्या है? उन सभी वन्य जीव और वनस्पति को शामिल किया गया है अनुसूची 4 में, जिनमें हमारे क्या साइट्स के तहत विनियमित किया जाता है जिनका व्यापार। बात करें पुरानी अनुसूची के अंदर, अनुसूची नंबर 5 थी, जिसमें हमारे वर्मी और पीड़क जीव जैसे हमारे कौवा, चूहा ये शामिल थे। इनका शिकार किया जा सकता था, अब उसको हटा दिया गया है। मतलब जिन-जिनका शिकार किया जा सकता था, उनको इस श्रेणी से हटा दिया गया है। जैसे हमारे वर्मीन होते हैं, पीड़क जीव होते हैं जैसे कौवा होता है, चूहा, इनका शिकार किया जा सकता है।
अब केंद्र सरकार किसी भी प्रजाति को एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करके सीधे वर्मिन घोषित करती है। इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार क्या किसी भी प्रजाति को एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करके सीधे सीधे क्या वर्मिन श्रेणी में घोषित कर सकती है। अब बात करेंगे अधिनियम के तहत कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। बात करें अधिनियम के तहत संस्थापित जो हमारी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई वैधानिक निकाय मतलब स्टेटरी बॉडीज की स्थापना की गई है, जो हमेशा परीक्षा में आती रहती है। जैसे एक बॉडी है, बॉडी का नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करें, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, NBWL। तो ये क्या करता है, ये वन्य जीवों के संरक्षण पर नीतियां बनाने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। ये क्या करती है, हमारी वन्य जीवों के संरक्षण पर नीतियां बनाने वाली देश के टॉप लेवल की ये सर्वोच्च संस्था है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके प्रधानमंत्री है। और इसके अध्यक्ष भी कौन रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी, किसके, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। फिर आता राज्य वन्य जीव बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, SBWL। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो राज्य स्तर पर नीतियां बनाने वाली ये संस्था है। क्या, राज्य स्तर पर नीतियां बनाने वाली संस्था है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। क्या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन है, हमारे भजन लाल शर्मा जी हमारे क्या मुख्यमंत्री है। और राज्य वन्य जीव बोर्ड है, राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हमारे कौन, भजन लाल शर्मा जी है। बात करें हमारा तीसरा आता है कौन सा प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। कौन सा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसे सेंट्रल जू अथॉरिटी या CZA कहते हैं। तो भारत में सभी चिड़ियाघरों को मान्यता और दिशा निर्देश देने का काम करता कौन, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में हमारे 4 चिड़ियाघर काम कर रहे हैं और 5वां चिड़ियाघर अभी जो बीकानेर का है अभी बंद है, लेकिन उसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो बात करेंगे केंद्रीय चिड़ियाघर की, तो ये हमारे क्या भारत के सारे चिड़ियाघरों को मान्यता देने का और दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है। बात करें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बात करें, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसे WCCB भी कहते हैं। तो 2006 में इसे स्थापित किया गया था, किसे, हमारे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को 2006 में स्थापित किया गया था। और ये संगठित वन्यजीव अपराध जैसे हमारे तस्करी, इनसे निपटने के लिए, जो संगठित अपराध है वन्यजीव वाले, उनसे निपटने के लिए वैधानिक बहु एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है। आप इसे याद रखें, क्या है, वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। आप इसे याद रखें, किसका, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। अगला प्राधिकरण आता है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कौन सा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे NTCA कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे क्या बोलते हैं, NTCA कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के सफल क्रियान्वयन के लिए, क्या, प्रोजेक्ट टाइगर के सफल क्रियान्वयन के लिए इसका गठन किया गया है, किसका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। फिर आता हमारा कौन सा, एक नेटवर्क आता है जिसे हम कहते हैं संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जिसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। कौन सा, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसी अधिनियम, मतलब जो WP अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके प्रावधानों के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को क्या है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की शक्तियां मिली है। दोनों को क्या है, बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की क्या कहते हैं, शक्ति मिलती है इस एक्ट के तहत। और कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र है, वो हमारे किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क बना सकते हैं, मतलब नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 26-27 तो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 3 हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, कंजर्वेशन रिजर्व में हमारे 40 से ऊपर तो कंजर्वेशन रिजर्व है, सामुदायिक रिजर्व मतलब कम्युनिटी रिजर्व। तो इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों को हमारे क्या घोषित करने की शक्तियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।